जय हिंद। पिछली क्लास में हमने राज्यसभा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है ना, पढ़ते हैं लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये निम्न सदन होता है। निम्न सदन क्या होता है? ये निम्न सदन, जिसको हम निचला सदन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? निम्न सदन, जिसे निचला। यह लोगों का सदन होता है। किसका सदन होता है? लोगों का सदन होता है। लोगों का सदन, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन क्यों कहते हैं? जनता का सदन इसलिए कहते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब जो सांसद होते हैं उन्हें जनता निर्वाचित करके लोकसभा में क्या करती है? भेजती है। ठीक है ना, जैसे जो सांसद का चुनाव होता है जनता ही तो करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है, इसकी जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। हो सकती है 552 हो सकती है, जिसमें से 530 जो है 530 राज्यों द्वारा निर्वाचित है, राज्यों के सदस्य। उसके बाद 20 जो है संघ शासित राज्य क्षेत्रों के सदस्य, और 2 जो है आंग्ल भारतीयों के सदस्य। आंग्ल भारतीय जो ऐसे भारतीय जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, वर्तमान में भारत के नागरिक हो चुके हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं, मतलब इतने सदस्य हो सकते हैं 552। लेकिन वर्तमान में इनका जो सदस्य संख्या 543 है। कितनी है? 543। वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य हैं। इसको वर्तमान में है कितने सदस्य? 543 सदस्य, जिसमें से 524 सदस्य जो हैं ये राज्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। किनके द्वारा? राज्यों द्वारा। उसके बाद 524 राज्यों द्वारा है, 19 जो है संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा। संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा। और जो ये 2 आंग्ल भारतीय हैं, एक संविधान संशोधन किया गया 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जिसके तहत इसको किस संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना। इसके बाद जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है, लोकसभा में सीटों का आवंटन देखिए आर्टिकल 84 में दिया गया है। आर्टिकल 84 के तहत लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। आर्टिकल 84 के तहत लोकसभा में सीटों का आवंटन, जिसे बंटवारा हम कहते हैं, सीटों का आवंटन किसके द्वारा? एक परिसीमन आयोग के द्वारा। परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, एक परिसीमन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? इसका आवंटन किया जाता है। जिसमें क्या होता है? जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। जिसकी अध्यक्षता किसका? परिसीमन आयोग की अध्यक्षता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इसके प्रधान सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त इसके किसके? परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। कौन सा? पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एवं अन्य आयुक्त होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? परिसीमन आयोग के। ठीक है ना। इसके बाद
देखिए आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330 एक लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है। आरक्षित मतलब फिक्स किया गया है, सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, देखिए जिसमें से 84 जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है ना। लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है ना। एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट क्या किया कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद लोकसभा की अवधि पढ़ते हैं, लोकसभा की अवधि, इसकी अवधि पढ़ते हैं, लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि पढ़ते हैं। देखिए लोकसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन ये इसका जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी भंग हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष पूर्व भी क्या हो सकता है, ये विघटित हो सकता है, विघटित हो सकता है। ये 5 वर्ष के पहले भी इसको क्या किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, इसको राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए यह क्या होता है, अस्थायी लोकसभा जो होता है का जो टाइम होता है, और ये अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। देखिए इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया है, विघटित किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं सांसदों की योग्यता, जो सांसद होते हैं इनकी योग्यता पढ़ते हैं। लोकसभा में कौन बैठता है, सांसद बैठते हैं। अब इनकी योग्यता या लोकसभा के सदस्यों की योग्यता या सांसदों या लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा में सांसद ही बैठते हैं तो उनकी योग्यता क्या होता है, आपको सांसद बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यह समझ लीजिए कि आपको भारत का नागरिक होना है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात यह आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष आयु कंप्लीट हो, पूरी कर चुके हो। आपको सांसद बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जबकि वही राज्यसभा, मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य बनना तो आपको 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए भारत के निर्वाचन क्षेत्र में देखिए इसमें क्या होता है, भारत के किसी भी निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं तो कहां के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात के जो निर्वाचक नामावली है वहां पे उनका नाम होगा। ठीक है, लेकिन ये बनारस से क्या करते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं। मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में के निर्वाचक नामावली में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। इसके बाद आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, या भारत के किसी भी क्षेत्र से सांसद का चुनाव आप लड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोदी जी हैं तो मोदी जी गुजरात के रहने वाले, लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ते हैं, सांसद का बनारस से लड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, भारत के किसी भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए, नामावली में नाम होना चाहिए। ठीक है, भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक में निर्वाचक नामावली में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, ये इतना क्या होना चाहिए, आपको योग्यता होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद सांसदों की निर्योग्यता, सांसदों को कब निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, उनको कब जो है, जो सांसद होते हैं इनको निर्योग्य कब घोषित किया जा सकता है, ये चीज जानते हैं। सांसदों की निर्योग्यता, सांसदों की निर्योग्यता, सांसदों की निर्योग्यता। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर उन्हें निर्योग्य घोषित कर दिया जाए। पहला बात तो यह है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर, मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सांसदों को निर्योग्य घोषित कर सकते हैं। किसकी सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 103 के तहत, 103 के तहत जो सांसदों की निर्योग्यता के संबंध में बात होती है, सांसदों की निर्योग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति की होती है। देखिए आर्टिकल 103 ये कहता है, सांसद को निर्योग्य अगर घोषित करना है या सांसद के निर्योग्यता के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन वहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है ना, जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी जो सलाह है, मान्यता उसको मानना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति के लिए इसमें निर्वाचन आयोग का सलाह, निर्वाचन आयोग का सलाह मानना बाध्यकारी होता है। ठीक है, अंतिम शक्ति उन्हीं में होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग का जो सलाह होता है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। कब, अगर वह सांसदों को निर्योग्य घोषित कर रहा है। ठीक है, वहीं देखिए आर्टिकल 102 में, आर्टिकल 102 में उन आधारों का वर्णन किया गया, उन आधारों का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे आधार हैं, कुछ ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डिस्टर्ब माइंड का है, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं है, या दिवालिया हो चुका है वह, ठीक है, तो इस कंडीशन में कब निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन क्या कर सकता है, कोई लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है करने पर, मतलब यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सर्विस पे है, किसी नौकरी में है, तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद वह विकृत चित्त माइंड का हो, विकृत चित्त माइंड का हो, मतलब डिस्टर्ब माइंड जिसको कहते हैं, डिस्टर्ब माइंड का हो, मतलब
वह डिस्टर्ब माइंड का हो, विकृत चित्त माइंड का हो, ठीक है ना, मतलब हल्का पागल टाइप का हो, ठीक है। उसके बाद यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया, यदि दिवालिया, दिवालिया मतलब मान लीजिए वह लोन लिया है किसी बैंक से और अपने आप को कह दे रहा भैया हमारे पास हम उतने योग्य नहीं है कि लोन क्या करें, रिटर्न कर सकें, जो भी हमारी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाए, ठीक है। तो इस आधार पर भी उसको क्या किया जा सकता है, सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए भारत का नागरिक ही न हो, भारत का नागरिक न हो, भारत का अगर नागरिक नहीं है तब भी उसको क्या कहें, निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, मतलब यदि वह दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तब भी उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को क्या कर दिया हो, स्वीकार कर लिया हो, किसी विदेशी राज्य के प्रति, किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार कर लिया हो, निष्ठा को स्वीकार, मतलब मान लीजिए चाइना है, रहते आप भारत में हैं, गुण चाइना का गाते हैं, ठीक है, गुण गाइए, लेकिन भारत की जो खुफिया बातें हैं वो चाइना तक पहुंचाते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, विदेशी राज्य की निष्ठा को स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए आपको सांसद नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, आपको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यदि वह संसद के विधि के अधीन निर्योग्य घोषित कर दिया गया हो, निर्योग्य घोषित हो, यानी संसद की जो विधि है उसके अधीन उसको अगर निर्योग्य घोषित कर दिया गया है तब भी वो क्या किया जा सकता है, वो सांसद के पद से उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसके बाद भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके तहत सांसदों को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, जैसे कि लालू को 1 या 2 साल की अगर सांसद रहते हुए आपको सजा सुनाई जाती है किसी भी कोर्ट द्वारा, तब भी आप सांसद के पद से हटाए जा सकते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसी में नेक्स्ट क्लास में, जिसका सबसे पहला शिकार लालू यादव हुए थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। इसमें हम पढ़ेंगे दल बदल कानून के तहत भी सांसदों को किस तरह से निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, थैंक यू।